क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज मैं परीक्षा से संबंधित बहुत ज़रूरी चीज़ बताने वाला हूँ। एमपी बोर्ड, मध्य प्रदेश के जितने भी छात्र सरकारी स्कूल वाले, उनकी कक्षा नौवीं की विज्ञान विषय का ब्लूप्रिंट का मतलब ये होता है कि पेपर जो आपका वार्षिक परीक्षा का जो आपका पेपर आएगा, अर्धवार्षिक के मात्र 5-10% जुड़ते हैं, बाकी 90% आपके पूरे वार्षिक परीक्षा के होते हैं। तो आपका जो वार्षिक परीक्षा का जो विज्ञान का पेपर आएगा, उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है। इसके साथ साथ ब्लूप्रिंट क्या है, कौन से पार्ट से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस पार्ट से विकल्प पढ़ना है और किस पार्ट से विकल्प नहीं पढ़ना है, किस पार्ट से बड़े बड़े प्रश्न उत्तर याद करना है और किस पार्ट से छोटे छोटे याद करना है, किस पार्ट से 2 नंबर वाले पढ़ना है और किस पार्ट से 4 नंबर वाले पढ़ना है। यहां पर मैं आपको ये बताने वाला हूं। ब्लूप्रिंट, विज्ञान विषय का ब्लूप्रिंट और पूरा सिलेबस एग्जाम 2021 के लिए नया वाला ब्लूप्रिंट बिल्कुल। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हो, आपका जो विज्ञान का पेपर आएगा वो पूरा 80 अंक का आएगा। विज्ञान का पेपर कितने अंक का आएगा? 80 अंक का आएगा। मेरा हाथ आज मेरे को गोरा दिख रहा है ना? देखो, विज्ञान का पेपर कितने नंबर का आएगा? 80 अंक का आएगा। विज्ञान का जो पेपर है कितने अंक का आएगा? 80 अंक का आएगा। क्लियर? और इसका जो समय रहेगा वो 3 घंटे का रहेगा। 3 घंटे में आपको विज्ञान का पेपर देना पड़ेगा। अब देखिए, आपको विज्ञान में बहुत सारे पार्ट हटाए जा चुके हैं, कम से कम 5 पार्ट हटे हैं। वो पार्ट को हटा करके जो आपका सिलेबस कम हुआ है उसको हटा करके फिर आपका ये जो नया वाला ब्लूप्रिंट बन करके आया है। जैसे कि आपकी इकाई 1 हट चुकी है, फिर आपकी जो इकाई 2 है, आपकी कौन सी इकाई है? आपकी जो इकाई कौन सी है? 2 है। आपकी विज्ञान की किताब की इकाई 2 का नाम है क्या? हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है। ये वाली जो इकाई है ना, एनसीईआरटी बुक का अध्याय 2, इससे आपको 1 नंबर का एक प्रश्न आएगा। 1 नंबर का क्या आएगा? एक प्रश्न आएगा, मतलब कि आपको इससे एक विकल्प आएगा। इसलिए परीक्षा अध्ययन में जितने भी विकल्प दिए हैं और शिवलाल वाली गाइड हो गया, उसमें जितने विकल्प दिए उससे आपको विकल्प तैयार करना है। और विकल्प तैयार करने के साथ साथ एक और चीज, आपका जो इकाई का अध्याय 2 है उसके पीछे साइड आप देखोगे ना, तो वहां पर एक सारांश आता है। कभी कभी उससे भी विकल्प बन करके आ सकते हैं, आपको उसको भी तैयार करना है। और इससे आपको 2 अंक का एक प्रश्न आएगा, एक क्वेश्चन आएगा। कितने नंबर का रहेगा वो? 2 अंक का रहेगा। एक क्वेश्चन कितने अंक का रहेगा? 2 अंक का रहेगा। एक क्वेश्चन यहां पर आपको 2 अंक का पूछा जाएगा। 2 अंक का एक प्रश्न आएगा। एक प्रश्न कितने नंबर का आएगा? 2 नंबर का। इसलिए इस पार्ट के जितने भी अति लघुत्तरी वाले हैं, जो छोटे छोटे वाले होते हैं, और परीक्षा अध्ययन में आपको फिर शिवलाल की जो भी गाइड होगी उसमें आपको छोटे छोटे क्वेश्चन दिए होंगे, है ना, वो छोटे वाले क्वेश्चन याद कर लेना, क्योंकि इससे छोटा क्वेश्चन आएगा। पाठ के अंदर अभ्यास वाले भी होते हैं, है ना, तो छोटे छोटे तैयार कर लेना। और 4 अंक का एक प्रश्न आएगा, तो 4 नंबर के हिसाब से आप लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी भी आप तैयार कर सकते हो। और इसके साथ साथ यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन पिछले वर्ष में पूछे गए हैं, पिछले वर्ष में पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को भी आपको तैयार करना है। सबसे पहले संसन वाले पूरे तैयार करना है, उसके बाद फिर अति लघुत्तरी और लघुत्तरी तैयार करना है। इसके बाद फिर यहाँ पर आपका अगला है यहाँ पर आपका इकाई 3। इकाई 3 क्या है? यहाँ पर आपकी परमाणु एवं अणु। इकाई 3 क्या है आपकी? परमाणु एवं अणु। यही वाली इकाई है। इकाई 3 क्या है हमारे यहाँ पर? परमाणु एवं अणु है। इससे आपको 2 विकल्प पूछे जाएंगे। कई बार पूछ लेता है कि 1 मोल बराबर कितना होता है? 6.022 × 10⁻23, है ना, लिखते हैं अपन यहाँ पर। तो 2 विकल्प, 2 ऑब्जेक्टिव आएंगे, खालिस्तान भी कुछ भी आ सकते हैं ना। दो विकल्प आएंगे यहाँ पर आपके। और एक प्रश्न कितने नंबर का आएगा? 2 अंक का आएगा। एक प्रश्न कितने नंबर का आएगा? 2 अंक का। कुछ भी आ सकता है। परमाणु की परिभाषा लिखिए, अणु की परिभाषा लिखिए। तो 2 नंबर के क्वेश्चन, मतलब कि आपको अति लघुत्तरी वाले पूरे तैयार करना है। अति लघुत्तरी वाले जितने भी वो आपको पूरे के पूरे तैयार करना है। इसके साथ साथ पाठ के अंदर जो अभ्यास वाले जो छोटे छोटे होते हैं वो भी आपको पूरे के पूरे तैयार करना है। और एक प्रश्न आपका 4 अंक का आएगा। कितना अंक का आएगा एक प्रश्न आपका? 4 अंक। 4 अंक में आपको क्या पूछा जाएगा? 4 अंक में आपको बड़े वाले पूछ सकता है कि मोल को समझाइए, है ना कि नहीं। वो आपको बोल देगा कि भैया, आपको 4 समीकरण दे देगा, है ना, और बोलेगा इनके सूत्र लिखिए, या 4 सूत्र दे देगा, उनके बोलेगा कि इसके नाम लिखिए, है ना। इस टाइप के क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं, है ना। 4 अंक के यहाँ पर आपको प्रश्न पूछा जाएगा। क्लियर है?
जिसको अच्छे से तैयार करना, 4 और 2 6 और 2 8 नंबर की इकाई है। अगर आप अध्याय 2 का अध्याय 3 परमाणु में अणु को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो 8 नंबर आपके इसी इकाई से पक जाएंगे। क्लियर है? 8 नंबर की पूरी इकाई है। फिर इकाई 4, यहाँ पर आपकी परमाणु की संरचना। इसमें आपके रदरफोर्ड के मॉडल, थॉमसन के मॉडल, है ना। रदरफोर्ड ने क्या करा था, एक सोने की पन्नी थी, उसके ऊपर अल्फा कणों की बौछार किया था। कुछ अल्फा कण सीधे आर पार निकल गए, कुछ अल्फा कण टकराने के बाद अपने मार्ग से विचलित हो गए, कुछ अल्फा कण जिस मार्ग से आए उसी मार्ग में वापस चले गए। मैंने पढ़ाया था बहुत पहले, उस समय की वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई मगर ना, है ना। और बाकी बहुत सारे बच्चे भी नहीं आए थे, फिर से अपन रिविजन कर लेंगे एक बार, है ना। थॉमसन का परमाणु मॉडल, नील्स बोर, बहुत सारे पढ़े थे अपन ने। परमाणु क्रमांक क्या होता है, परमाणु संख्या क्या होती है, इतने सारे यहाँ पर क्वेश्चन थे आपके विज्ञान के, है ना। सबसे पहले अपन ने विज्ञान पूरी खत्म करे थे ना, इतने सारे क्वेश्चन विज्ञान के। तो विज्ञान में इकाई 4 परमाणु की संरचना, इसमें आपको एक विकल्प आएगा। क्या आएगा? एक विकल्प। एक अंक का एक प्रश्न आएगा, मतलब एक विकल्प आएगा। क्लियर? विकल्प आएगा। और 3 अंक का एक प्रश्न आएगा। 3 अंक के प्रश्न में बोल सकता है कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल का सचित्र वर्णन करो। वो बोल देगा कक्षकों की संख्या बताइए, कुछ ही पूछ सकता है वो तो, है ना कि नहीं। 3 अंक का क्या आएगा, यहाँ पर एक प्रश्न आएगा। और 4 अंक का भी एक प्रश्न आएगा। एक प्रश्न कितने अंक का आएगा, यहाँ पर आपका 4 अंक का आएगा। एक प्रश्न 4 अंक का आएगा। 4 अंक में आपको पूछ लेगा रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की सीमाएं लिखिए, पूछ सकता है। 4 अंक में पूछ लेगा टिप्पणी लिखिए परमाणु संख्या और परमाणु क्रमांक, कुछ भी पूछ सकता है। पिछले देखो, सबसे पहले तो जो क्वेश्चन पिछले साल में पूछे गए हैं, पिछले 3 साल पहले बुक चेंज हुई थी, तो आपके पास 2020 का पेपर भी है, 19 का भी है और 18 के भी है। क्लियर? 3 पेपर है यहाँ पर आपके पास, है ना। तो 3 पेपर तो आपको पूरे तैयार कर लेना है, जितने भी क्वेश्चन में सन डाले वो तैयार करना है। उसके साथ साथ जो भी ये 3 नंबर लाख लग रहा है, 3 नंबर में पूछ सकते हैं। जो 4 नंबर लाख लग रहा है, 4 नंबर में पूछ सकते हैं। और मैं इंपॉर्टेंट निशान भी लगवा दूंगा, है ना, तो आप उनको भी तैयार कर लेना। और बाकी जो मेरे नोट्स मैंने आपको बनाया उसको भी आपको याद करना है। इसके बाद आपकी इकाई 5 यहाँ पर क्या है, जीवन की मौलिक इकाई। जीवन की मौलिक इकाई बायो वाला पार्ट है। इसमें कोशिका, पादप कोशिका, जंतु कोशिका का सचित्र वर्णन, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर, शिरा, धमनी, ये सब क्वेश्चन रहते हैं इसमें, है ना। तो इसमें आपको 2 विकल्प आएंगे। क्या आएंगे यहाँ पर आपको? 2 विकल्प आएंगे। क्या आएंगे यहाँ पर आपको? 2 विकल्प आएंगे और 3 अंक का एक प्रश्न आएगा। एक प्रश्न कितने नंबर का आएगा? 3 नंबर का। पूछ लेगा जंतु कोशिका की चित्र बनाइए, है ना कि नहीं। क्या पूछ लेगा? जंतु कोशिका का चित्र बनाएंगे। पूछ सकता है ना कि नहीं पूछ सकता? पूछ सकता है। जंतु कोशिका का चित्र बनाएंगे और 5 अंक का एक क्वेश्चन आएगा। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर लिखिए। तो ये इकाई कितने नंबर की? 5 और 3 8 और 2 10 नंबर की इकाई है। इकाई 5 जीवन की मौलिक इकाई। जो इकाई ज्यादा नंबर की आ रही है, पहले उन इकाई को तैयार करो ताकि अपने ज्यादा नंबर बन जाए। अब 10 नंबर तुम खाली इस एक पार्ट पढ़ के मिल जाएंगे, तो अपन इसको तैयार करेंगे ना, है ना कि नहीं। यहां पर आपका ब्लूप्रिंट है ना। अब ऊतक वाला आपको जो पार्ट है, ऊतक कोशिका, है ना, जैसे जिस प्रकार कोशिका बहुत सारी कोशिका से मिलकर क्या बनता है आपका ऊतक बनता है। ऊतक वाला पार्ट, इससे आपको 3 विकल्प आएंगे। तो इससे हमको विकल्प ज्यादा पढ़ना है। जिस पार्ट से 3 नंबर के विकल्प आ रहा है, इससे और इससे, तो जो इनको इससे हमको विकल्प ज्यादा पढ़ना है। विकल्प हमको 3-4 गाइड से तैयार करना पड़ेगा इसके विकल्प, और पूरे याद भी करना पड़ेगा। क्लियर? पूरा विकल्प। तो विकल्प ज्यादा आ रहा है ना, ऊतक 3 नंबर के आ रहा है, और एक प्रश्न 3 नंबर का आ रहा है, और एक प्रश्न कितने नंबर का आ रहा है आपका? 4 अंक का आ रहा है। इससे भी बड़े बड़े पूरे क्वेश्चन यहां पर आपको तैयार करना पड़ेगा। क्लियर है? अगला है यहां पर आपका गति। अगला क्या है यहां पर आपका? गति। गति वाले पार्ट से गति, चाल, दूरी, विस्थापन, है ना कि नहीं, सरल रेखी गति, सरल आवृत्ति गति, वृत्तीय गति, ये सारी जो रेखी गति, ये सारी क्या होती है आपकी? गति होती है। इससे आपको एक विकल्प आएगा और एक प्रश्न आएगा 2 अंक का। एक प्रश्न कितने अंक का आएगा आपको? 2 अंक का। पूछ लेगा चाल किसे कहते हैं, सदिश राशि किसे कहते हैं, अदिश राशि किसे कहते हैं, है ना कि दूरी किसे कहते हैं। 2 अंक का कोई भी एक क्वेश्चन आएगा। और यहां पर आपको 5 अंक का एक क्वेश्चन आएगा, गति के नियम, है ना। ग्राफी विधि से गति का प्रथम नियम सिद्ध कीजिए, 5 नंबर में जाएगा। ग्राफी विधि से गति का द्वितीय नियम, है ना, S बराबर 80 हाफ 80 स्क्वायर प्लस UT, है ना, ये वाला। गति का तृतीय समीकरण सिद्ध करो, गति का द्वितीय समीकरण सिद्ध करो, गति का प्रथम समीकरण सिद्ध करो, है ना। उसका रेखी संवेग वाला भी पूछ सकता है आपका। रेखी संवेग संरक्षण का नियम क्या है, इसको सिद्ध कीजिए। प्रमेय पूछ सकता है, सवाल पूछ सकता है, कुछ भी आ सकता है। समझ रहे हो ना? इसलिए आपको पूरा इसको तैयार करना पड़ेगा। गति वाली इकाई ये कितने अंक की? 5 और 2 7 और एक 8 8 अंक की आपकी इकाई है।
अगला यहाँ पर आपका बल एवं गति के नियम। मैंने आपको जड़त्व पढ़ाया था। जड़त्व किसको बोलते हैं? जड़त्व, यदि कोई वस्तु स्थिर तो है ना, स्थिर ही रहेगी, यदि वो गति कर रही है तो वो गति ही करती रहेगी। ये क्या होता है आपका? एक प्रकार से जड़त्व होता है। क्या होता है आपका? एक प्रकार से जड़त्व होता है। क्लियर है? बल एवं गति के नियम। न्यूटन के बल के नियम कौन कौन से हैं? बल के नियम कौन कौन से हैं? बल 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 किसे कहते हैं? यदि किसी, ये देखो बल, बल क्या होता है? बल क्या होता है? बल की परिभाषा मैंने लिखवाया था, आपको याद भी करवाया था। बल, बल एवं विस्थापन, बल धनात्मक बल, ऋणात्मक बल, है ना कि नहीं? बल बल कर रहे थे अपन ने पूरा। बल एवं गति के नियम। न्यूटन की गति के 3 नियम। न्यूटन की गति के 3 नियम। प्रथम नियम, यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर ही रहेगी, और यदि कोई वस्तु गति कर रही है तो वो गति ही करती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। जैसे कि ये वस्तु स्थिर है, स्थिर रहेगी ना, रहेगी स्थिर जब तक कि इस पर कोई बल ना लगाओ। मैंने बल लगा दिया, गति करने लगी। या कोई वस्तु लुढ़क रही है, लुढ़क रही है, गति कर रही है, तो वो जिंदगी भर के लिए गति करते रहेगी जब तक कि उसको बल लगा के रोका ना जाए। जैसे कि साइकिल गति करती है तो जमीन उस पर घर्षण बल लगाती है और उसको रोक देती है। आप एक पत्थर को फेंकते हो तो यहाँ पर हवा है, हवा के घर्षण के कारण वो रुक जाता है। अगर हवा नहीं होती, हवा बल नहीं लगाती तो वो चलते रहता वो तो। इसलिए यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर ही रहेगी, या कोई वस्तु गति कर रही है तो वो गति ही करती रहेगी जब तक कि उस पर किसी भी प्रकार का कोई भी बाहरी बल आरोपित ना किया जाए। जब तक कि उस पर कोई भी बाहरी बल आरोपित ना किया जाए। आपका इकाई 10 से देखो तो बल एवं गति के नियम वाले पार्ट से आपका एक विकल्प आएगा। क्या आएगा? यहाँ पर एक विकल्प आएगा, एक, और एक प्रश्न आएगा 2 अंक का। एक प्रश्न कितने अंक का आएगा? 2 अंक का। बोल देगा न्यूटन के गति का तृतीय नियम बताइए। तो प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। मैंने आपको सबसे इजी एग्जांपल बताया था कि तुमने सामने वाले को एक झापड़ मारे तो सामने वाला भी तुमको एक झापड़ मारेगा। तो प्रत्येक क्रिया, मैंने करा क्रिया, एक झापड़ दिया, तो प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होगी ना। स्प्रिंग को मैंने दबाया, देखो मैं तो क्रिया इधर कर रहा हूं, मैं क्रिया को इधर कर रहा हूं, मैं स्प्रिंग दबा रहा हूं। दोनों खड़े हो जाओ, तुम और तुम खड़े हो जाओ, दोनों बाहर जाओ। अरे बाहर जाओ ना, बाहर जाओ। अरे क्या बोला मैंने? खड़े हो जाओ, कल आना, जाओ बाहर जाओ। जाओ ना, बाहर जाओ। देखो प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग को मैंने दबाया, मैं तो क्रिया इधर कर रहा हूं, मैं स्प्रिंग को इधर दबा रहा हूं, मैं स्प्रिंग को दबा रहा हूं, मैं तो इधर दबा रहा हूं, मैं क्रिया इधर कर रहा हूं, लेकिन स्प्रिंग प्रतिक्रिया ऊपर फेंकती है। तो प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। वही वाला एग्जाम्पल, रट से दिए, उधर से प्रतिक्रिया हुई, रट से इधर आया। प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया, है ना कि नहीं? ऐसा होता है। प्रत्येक क्रिया के विपरीत, आप गेंद लेना, गेंद को आप दबाना, गेंद लेना, ये गेंद है, देखो गेंद को मैं दबा रहा हूँ, जिसे मैं गेंद को दबाऊंगा तो गेंद को दबाने से क्या होगा? वो गेंद फिर बाहर प्रतिक्रिया करेगी। समझ में आ रहा है ना? तो प्रत्येक क्रिया के विपरीत क्या होती है? प्रतिक्रिया होती है। क्लियर है? न्यूटन गति का तृतीय नियम ना, इससे आपको देखो एक प्रश्न आएगा 2 अंक का, और यहाँ पर आपको एक विकल्प आएगा, और एक प्रश्न आएगा आपको 4 अंक का। कितने अंक का प्रश्न आएगा? यहाँ पर आपको 4 अंक का एक प्रश्न आएगा। क्लियर है? अगला यहाँ पर आपका गुरुत्वाकर्षण वाला पार्ट। कौन सा पार्ट? गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण मैंने पढ़ाया था आप लोग को, गुरुत्वाकर्षण का नियम है ना। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण संबंधी नियम लिखिए एवं इसका व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। मैंने आपको समझाया था, याद करो, ब्रह्मांड का प्रत्येक पिंड दूसरे पिंड को अपनी ओर आकर्षित करता है। ब्रह्मांड का एक पिंड ये हो गया, ये देखो एक पिंड ब्रह्मांड का ये हो गया, और ब्रह्मांड का दूसरा पिंड ये हो गया। तो ब्रह्मांड का ये वाला पिंड दूसरे पिंड को अपनी ओर खींचेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा, और ब्रह्मांड का ये वाला पिंड उस दूसरे पिंड को अपनी ओर आकर्षित करेगा। क्लियर है ना? क्या हो गया?
है ना। ब्रह्मांड के देखो, ब्रह्मांड का प्रत्येक पिंड दूसरे पिंड को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है। क्लियर है, एक है ना। और ये पिंड मान चलो एक पिंड ये रखा, कल्पना करो कि एक गोला रखा हुआ है, एक पिंड जे है, छोड़ दिया, जे पिंड है, दिख रहा है, दिखना चाहिए, एक पिंड जे हो गया, दूसरा पिंड आपका जे हो गया ये दूसरा पिंड। तो ये वाला पिंड इस पिंड को अपनी ओर आकर्षित करेगा। चुंबक होती है, जिस प्रकार एक चुंबक दूसरे चुंबक को अपनी ओर खींचती है, उसी प्रकार ब्रह्मांड का एक पिंड दूसरे पिंड को अपनी ओर आकर्षित करता है, और ये वाला पिंड इस पिंड को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है। और दो पिंडों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल का मान, दो पिंडों के बीच में लगने वाले आकर्षण बल का मान, दो पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल का मान, उनके द्रव्यमान मतलब वजन, इस पिंड का वजन और इस पिंड का वजन उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। इस पिंड का वजन और इस पिंड का वजन दोनों का हम कर देंगे मल्टीप्लाई, उसके समानुपाती होता है, और दोनों पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मैंने पढ़ा था आप लोग को, पढ़ाते पढ़ाते मेरे को याद हो गया, लेकिन तुम लोग को याद नहीं हुआ। बताओ, गुरुत्वाकर्षण वाला पार्ट। गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, ये कोई वस्तु है, इसको मैं छोड़ूंगा तो इसको तो यहीं लटके रहना चाहिए ना, ये नीचे क्यों गिर रही है, क्योंकि एक पिंड ये हो गया और दूसरा पिंड हो गया तुम्हारी पृथ्वी। तो पृथ्वी जो है वो इस पर बल लगा करके इसको अपनी ओर खींच रही है, तो यही होता है गुरुत्वाकर्षण। जब किसी भी वस्तु को, है ना, ये तो गुरुत्वाकर्षण है, एक पिंड जी हो गया, दूसरी पिंड पृथ्वी हो गई, मैं छोड़ रहा हूं ना, खींच रही नहीं खींच रही है, ये आ रही नहीं चाहिए, यही तो गुरुत्वाकर्षण है। ये क्या होता है, आपका ग्रेविटी होती है, और यही आपका गुरुत्वाकर्षण होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटी कहते हैं। क्लियर है, गुरुत्वाकर्षण। इससे आपको दो विकल्प आएंगे एक एक नंबर के, एक अंक के कितने विकल्प आएंगे, आपको दो विकल्प आएंगे, और एक प्रश्न आएगा आपका 4 अंक का। एक प्रश्न कितने अंक का आएगा आपका यहाँ पर, 4 अंक का। पूछ सकता गुरुत्वीय त्वरण किसे कहते हैं, है ना, गुरुत्वीय त्वरण का, और व्यंजक व्युत्पन्न करो, बहुत सारे व्यंजक भी इसके, मैंने व्यंजक पूरे करवाया था, चिंता मत करो, फिर से मैं रिवीजन करवा दूंगा, है ना। गुरुत्वाकर्षण वाला पार्ट, इससे आपको 4 अंक का एक प्रश्न आएगा और 2 विकल्प यहाँ पर आपके पूछे जाएंगे। अगला है आपका कार्य एवं ऊर्जा। कार्य किसको बोलते हैं, कार्य क्या होता है, कार्य क्या होता है, वो नहीं रे, ये कोई वस्तु है, कोई वस्तु है, यदि किसी वस्तु पर बल लगाया जाए, लगा रहा हूं बल, यदि किसी वस्तु पर क्या लगाया जाए, ये एक वस्तु है, यदि किसी वस्तु पर बल लगाया जाए और बल लगाने से उस वस्तु में विस्थापन हो जाए, मैंने इस पर बल लगाया, वस्तु पर विस्थापन हो गया, मतलब वस्तु यहां से खसक करके यहां पहुंच गई। क्लियर, यदि किसी वस्तु पर क्या लगाया जाए, बल लगाया जाए, और वस्तु में यदि विस्थापन हो जाए, है ना, तो बल जितना अपन ने बल लगाए है और जितना उसमें विस्थापन हुआ है, बल और विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। अब भी पूछ रहा हूं, बारीकी सुनना, कार्य की परिभाषा। यदि किसी वस्तु पर बल लगाया जाए, यदि किसी वस्तु पर बल लगाया जाए और वस्तु में बल लगाने से उस वस्तु में विस्थापन उत्पन्न हो, क्या बोला मैंने, यदि किसी वस्तु पर बल लगाया जाए और वस्तु में बल लगाने से उस वस्तु में विस्थापन उत्पन्न हो, तो बल और विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। यदि किसी वस्तु में बल लगाया जाए और उस वस्तु में विस्थापन उत्पन्न हो, तो बल और विस्थापन के गुणनफल को क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। कौन बताएगा कार्य की परिभाषा, चलो बताओ। बल और विस्थापन के गुणनफल को कार्य। बहुत शानदार, वेरी गुड, है ना, वेरी गुड, बहुत शानदार। बल और विस्थापन के गुणनफल को अपन क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। ये बल कार्य की परिभाषा हो गई। क्लियर है, इसके बहुत सारे सवाल भी है। ऊर्जा, ऊर्जा 2 प्रकार की होती है, स्थितिज ऊर्जा और गति करती हुई ऊर्जा। बंदूक की गोली, ढाए 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 ढाए, बंदूक की गोली, बंदूक की अपन यहाँ से देखो क्या होता है, बंदूक ऐसी रहती है, बंदूक में क्या होता है, इतनी बड़ी एक गोली रहती है, वो गोली ऊपर तांबे की बनी होती है, धातु की रहती है, और उस गोली के पीछे बारूद भरा होता है।
जैसे कि इतनी बड़ी गोली है आपकी, तो ये तो आपका गोली का भाला भाग हो गया है और पीछे आपका बारूद, इतनी जगह में बारूद भरा रहता है। अब जैसे अपन तमंचा दबाते हैं ठकाक करके, तो पीछे से एक आता अच्छी जम से एक वो आता है और ठक से उसको मारता है। जैसे उसने इसको मारा, जैसे उसने इसको क्या करा, मारा, धड़ से गया, जैसे उसने इसको मारा, यहाँ चिंगारी भरी। अब चिंगारी भरी तो यहाँ पर इतनी जगह में जो बारूद भरा हुआ है, इतनी जगह में जो क्या भरा हुआ है, बारूद भरा हुआ है, वो बारूद क्या कर देगा, आपका विस्फोट कर देगा। अब बारूद जैसे विस्फोट होता है, बारूद जिसे क्या करता है, विस्फोट करता है, तो न्यूटन के गति के नियम के अनुसार प्रतिक्रिया होती है और जहां पर प्रेशर बनता है, बंदूक की जो पिस्टल होती है वो धड़ से आगे जाती है, स्पीड से आगे जाती है। तो अब पिस्टल गति कर रही है, तो गति करती हुई वस्तु में जो ऊर्जा होती है, ये वस्तु स्थिर है ना। अगर ये गति करने लग जाए, कितनी ऊर्जा नहीं होती, किसी को फेंक के मार देंगे तो बिल्कुल, है ना कि नहीं, आ रहे समझ में, है ना, है ना कि नहीं, तो बस ऊर्जा होती है ना। गोली कोई पेनी थोड़ी ना होती है, गोली तो ऐसे छर्रा टाइप का होता है, लेकिन वो गति करने कारण इंसान के शरीर के आर पार निकल जाती है और इंसान जगह पे निपट जाता है। कारण क्या है उसका कारण क्या है, क्योंकि वो गति कर रही है। तो गति करती हुई वस्तु में जो ऊर्जा निहित होती है, फिर से, गति करती हुई वस्तु में जो ऊर्जा निहित होती है, गति करती हुई वस्तु में जो क्या निहित होती है, ऊर्जा निहित होती है, उसे क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है, गतिज ऊर्जा कहा जाता है। गति करती हुई वस्तु में निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। क्लियर हो गया। गति करती हुई वस्तु में निहित ऊर्जा को अपन क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं। क्लियर है। अगला स्थितिज ऊर्जा क्या होता है। यदि कोई वस्तु गति नहीं कर रही है और जगह पर स्थिर है, तो उसमें निहित ऊर्जा को अपन स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। जैसे कि पानी की टंकी सबसे ऊपर छत के सबसे ऊपर वाले फ्लोर में, वो तो स्थिर है, लेकिन उसके अंदर ऊर्जा बहुत ज़्यादा भरी हुई है ना कि नहीं। पानी का बिल्कुल तालाब, उसमें बहुत सारी ऊर्जा भरी हुई है, तो उसकी ऊर्जा को अपन क्या बोलते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा के व्यंजक हो गए। ये वाला आपको जो पाठ है, इससे आपको दो विकल्प आएंगे। कितने नंबर के आएंगे आपको, एक एक अंक के आएंगे। और यहाँ पर आपको एक प्रश्न आएगा आपका 4 अंक का। एक प्रश्न यहाँ पर आपको कितने अंक का पूछा जाएगा, 4 अंक का आपका पूछा जाएगा। अगला पार्ट है आपका, हम बीमार क्यों होते हैं। हम बीमार क्यों होते हैं, इसमें आपको 2 विकल्प आएंगे, एक एक अंक के आएंगे यहाँ पर आपको, और एक प्रश्न आएगा आपका 3 अंक का। एक प्रश्न कितने नंबर का आएगा, 3 अंक का। यहाँ पर आपको कई सारी बीमारी, मलेरिया, टाइफाइड, ये वो जमाने भर की बीमारी क्यों होती है, बीमारी का कारण क्या है, हमारे शरीर में किन किन पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, है ना। शरीर कुपोषण का शिकार क्यों हो जाता है, किसी के बाल क्यों पक रहा है, बाल क्यों झड़ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। जमाने भर की पूरी बीमारी वाला पूरा, है ना, पोर्शन। मलेरिया कैसे होता है, मलेरिया को हम रोकेंगे कैसे, डेंगू क्या होता है ना कि नहीं, मच्छर काटने से होता है, इसको हम रोकेंगे कैसे। ये सारा जो पार्ट है, हम बीमार क्यों होते हैं, यहाँ पर आपको 2 विकल्प आएंगे। 2 विकल्प आएंगे एक एक नंबर के। क्या आएंगे, 2 विकल्प कितने नंबर के, 1 नंबर के। और यहाँ पर आपको एक प्रश्न 3 अंक का पूछा जाएगा। एक प्रश्न यहाँ पर आपको कितने अंक का पूछा जाएगा, 3 अंक का पूछा जाएगा। क्लियर है। अगला यहाँ पर आपका प्राकृतिक संपदा वाला पाठ। प्राकृतिक संपदा वाले पाठ से आपको 3 विकल्प आएंगे एक एक अंक के। प्राकृतिक संपदा वाले पाठ से क्या आएंगे, आपको 3 विकल्प आएंगे एक एक अंक के। और यहाँ पर आपको एक प्रश्न पूछा जाएगा 2 अंक का। 2 अंक का यहाँ पर आपको एक प्रश्न आएगा। 2 अंक के कितना प्रश्न आएगा, एक प्रश्न आएगा। यहां पर आपका ब्लूप्रिंट है। अब तैयारी कैसे करना है, सबसे पहला काम, जो क्वेश्चन में सन डले हैं, जो पिछले साल आया है 2020 डला है, जिसमें 2019 डला है, जिसमें 2018 डला है, तो सन वाले क्वेश्चन है। सबसे पहले तो सन वाले क्वेश्चन तैयार करना है। उसके बाद अभ्यास के जितने भी प्रश्न हैं वो तैयार कर ही लेना, क्योंकि एक प्रश्न अभ्यास का आता है और उसके अथवा में एक प्रश्न बन करके आता है किताब के द्वारा। क्लियर है ना। तो अभ्यास के तो पूरे तैयार कर लेना। फिर अभ्यास के साथ साथ जो परीक्षा में तुमको लगे, अब 2 नंबर का आ रहा है पाठ से, तो अति लघुत्तरी पूरी तैयार कर लो। 4 नंबर का आ रहा है, लघुत्तरी वाले पूरे तैयार कर लो, है ना। 5 नंबर का आ रहा है, बड़े बड़े वाले पूरे तैयार कर लो। इस प्रकार से आप कर सकते हो तैयार। और IMP आप खुद निकालना सीखो, और मैं भी आपको निकाल के दे दूंगा, लेकिन अपने हिसाब से IMP निकालो, है ना। तो वो खुद फंस जाएंगे, क्योंकि आपका माइंड ऑटोमेटिक चल जाता है कि पेपर में क्या आने वाला है और क्या नहीं आने वाला है। पेपर सरल आता है। विज्ञान का पेपर ऐसा होता है कि इसमें आप अच्छे से राइटिंग जमा के भी लिख सकते हो, क्योंकि पेपर करने के लिए 3 घंटे मिलते हैं और पेपर थोड़ा छोटा आता है और लिखना कम पड़ता है विज्ञान में। लेकिन यदि आपको सही सही याद रहा तो आप जल्दी पेपर हो जाएगा, है ना।
2 अंक के प्रश्न को आपको 30 शब्द में लिखना पड़ता है। जो क्वेश्चन 2 नंबर के 30 शब्द मतलब कि कम से कम 2 से 3-4 लाइन। अब 3 अंक के जो प्रश्न आते हैं आपको 75 शब्द लिखना पड़ता है, मतलब आधे पेज में लिखना पड़ेगा। 4 अंक के क्वेश्चन आपको कम से कम 1.5 पेज में आना चाहिए, और 5 अंक वाले क्वेश्चन 150 शब्द में। लेकिन विज्ञान में शब्द सीमा नहीं करेक्ट। देखो एक घड़ी सामाजिक विज्ञान जो आपका होता है, सामाजिक विज्ञान में कौन से विषय में, सामाजिक विज्ञान में आपकी शब्द सीमा मैटर करती है, लेकिन विज्ञान में हमने परिभाषा याद करके गए और उसमें कहा कि शब्द सीमा, इसलिए विज्ञान सटीकता मांगती है। विज्ञान में भले कम याद करो, लेकिन जो याद करो बिल्कुल सटीक याद करो। विज्ञान में मन की फेंका फाकी बिल्कुल नहीं चलती, क्योंकि यदि आप मन से एक शब्द भी लिख करके आओगे ना तो उसका पूरा अर्थ चेंज हो जाएगा। किसमें, विज्ञान में, साइंस में। इसलिए जो किताब में लिखा है वही आपको छाप करके आना पड़ेगा। एक घड़ी सामाजिक विज्ञान में हम मन से लिख सकते हैं, लेकिन विज्ञान में मन से बिल्कुल नहीं लिख सकते। विज्ञान में एक बच्चा लिखता है 12-13 पेज, वो 80 में से 80 नंबर ला लेता है, और एक बच्चा लिखता है 50-60 पेज, वो फेल हो जाता है। कारण क्या कि विज्ञान एक ऐसा विषय है जिसमें आपकी सटीकता मांगता है कि बिल्कुल सटीक परिभाषा लिखने को होना, ना बिल्कुल ना आगे ना पीछे कुछ ना कुछ, जो सटीक है बिल्कुल वो सटीकता लिखने को होना। और ऐसा लिखने को होना कि इंसान पढ़े तो बिल्कुल उसको सटीक लगे कि यार कार की परिभाषा ये है, लड़के ने परिभाषा लिख दिया है, इसके प्रकार लिख दिया है, इसकी इकाई लिख दिया है, नंबर दे दे। बिल्कुल सटीक, बिल्कुल सटीक चीज मांगता है विज्ञान। क्या मांगता है विज्ञान? सटीक मांगता है। विज्ञान और गणित एक ऐसे विषय है जिसमें यदि आप पूरा सटीक लिख करके आओगे तो पूरे में से पूरे नंबर लेके आ सकते हो, एक भी नंबर नहीं कटने वाला। विज्ञान और गणित एक ऐसे विषय है। और यदि आप 1-2 दिन भी तैयारी करते हो, 4-5 दिन में तैयारी करोगे विज्ञान का सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपके आराम से पूरी तैयारी करके हो जाएगी। क्लियर है?